पाठक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीएनपी वन डे एग्जाम टारगेट। दोस्तों, मैंने आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन में पिछली कक्षा में ये समझाने का प्रयास किया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, उसको एग्जाम्पल के थ्रू, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। हालांकि मेरा ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका था वो अपने बोर्ड पे ही था, वो कोई ऑनलाइन तो नहीं था, फिर भी जितना हो सका मैंने आपके लिए किया। आइए अब उसको मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ कि मैंने सिखाया क्या है और उसमें क्या क्या बातें बताई। यदि आपने नोटिस नहीं की तो मैं खुद आपको नोटिस करवाता हूँ। मैंने आपको सिखाया इन्फ्लेशन, मैंने आपको सिखाया था इन्फ्लेशन। आप अक्सर इन्फ्लेशन सुनते हो। इन्फ्लेशन क्या होता है उसको मैंने बताने की कोशिश की। इन्फ्लेशन कब होता है? मैंने बताया था मार्केट में खूब पैसा आ गया, यानी people have more money, people have more money। दूसरा चीज क्या मैंने नोटिस करवाया आपको, मार्केट में खूब पैसा आ गया तो जो आलू था उसकी कीमत तेजी से बढ़ी। कैसे बढ़ी? क्योंकि कोई 500 रुपए फेंक रहा था, कोई 200 रुपए दे रहा था, कोई 1000 दे रहा था। इस तरह से प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ गुड्स ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। तीसरी चीज मैंने क्या बताई? तीसरी चीज मैंने बताई थी कि जब पीपल के पास पैसा आ गया, प्राइस ऑफ गुड एंड कमोडिटी इनकम इंक्रीज हो गया तो इन्फ्लेशन की कंडीशन हो गई, मार्केट डिसबैलेंस या डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। दोस्तों, अब इसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करती है? आरबीआई कहती है जितना पैसा मार्केट का उसको हम ले लेते हैं। उसके लिए क्या किया आरबीआई ने? उसने इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज बाई आरबीआई। आरबीआई जो आपके सेविंग पे, करंट अकाउंट में अलग इंटरेस्ट रेट मिलता नहीं है, इंटरेस्ट चार्ज होता है आपसे। जो इंटरेस्ट रेट मिलता है आरबीआई के थ्रू, देखिए इंटरेस्ट रेट आरबीआई बताती कि बढ़ाना है, आपको कमर्शियल बैंक के थ्रू मिलता है। आपका आरबीआई से डायरेक्ट ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, लेकिन वो रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेज बाई आरबीआई। चौथी चीज क्या हुई थी? इंटरेस्ट जब इंक्रीज हो गया तो इसने एक स्पेसिफिक नाम दिया आरबीआई ने इस स्थिति को, इस कंडीशन को। उसने कहा कि ये है बियर मनी पॉलिसी। कैसी है? बियर मनी पॉलिसी। या इसका एक और नाम मैंने बताया था, क्या बताया था बताना? या तो आप बियर मनी पॉलिसी कहिए या टाइट मनी पॉलिसी कहिए, एक ही बात है। आपके एग्जाम में इंटरेस्ट पूछ चुका है एक बार कि डियर मनी पॉलिसी इज आल्सो नोन एज टाइट मनी पॉलिसी, लूज मनी या इजी मनी पॉलिसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो क्या कहते हैं इसको? टाइट मनी पॉलिसी बोलते हैं। पूछ लेता है कि डियर मनी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो जाता है, क्या होता है? दोस्तों, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है। पूछता है टाइट मनी पॉलिसी या डियर मनी पॉलिसी किस कंडीशन में लगती है? ये होती है दोस्तों इन्फ्लेशन की कंडीशन में। पीपल हैव मोर मनी किस कंडीशन में? इन्फ्लेशन में। प्राइस ऑफ गुड्स और कमोडिटी इंक्रीजेज किसी कंडीशन में? इन्फ्लेशन कंडीशन में। ये चारों पॉइंट आपको दोस्तों दिमाग में आने चाहिए। इसी इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। क्या होता है? इसी इन्फ्लेशन की ठीक रिवर्स कंडीशन होती है डिफ्लेशन। दोस्तों, आइए डिफ्लेशन को देखते हैं। दोस्तों देखिए, डिफ्लेशन मैंने क्या बताया था? इन्फ्लेशन का उल्टा होता है डिफ्लेशन। इन्फ्लेशन में किसी प्राइस का या किसी गुड्स की जो प्राइस होती है वो इंक्रीज करती है तो डिफ्लेशन में क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। वहां पे आदमी के पास मार्केट में पैसा ज्यादा था, यहाँ पे पैसा क्या है? कम हो जाएगा। वहाँ इंटरेस्ट रेट डिक्रीज नहीं इंक्रीज किया जा रहा था, यहाँ पे डिक्रीज किया जाएगा। उसको टाइट मनी पॉलिसी बोलते थे, इसको इजी मनी पॉलिसी बोलते हैं। पर डिफ्लेशन होता क्या है, कैसे होता है, ये समझते हैं दोस्तों। आप नोट मेकिंग के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होता क्या है? आदमी के पास पैसा कम है, यदि आपके पास इनकम कम है तो ऑब्वियस आप डिमांड कम करोगे, ठीक है। अब उस दिन वाली स्थिति में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे कवर है, मैंने कहा था ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई।
डिमांड, सप्लाई। दोस्तों आपके पास इनकम क्या है, बहुत कम है, आपकी इनकम कम है, तो देखिए सप्लाई जितनी थी मार्केट में पहले, अब भी तो उतनी ही सप्लाई है, सप्लाई तो घटी नहीं, सप्लाई क्या है, कांस्टेंट है। और जो डिमांड है गुड्स की, वो इनकम कम होने के कारण डिमांड डिक्रीज कर गई। डिमांड क्या हो गई, डिमांड डिक्रीज की गई, डिमांड घट गई। दोस्तों जब डिमांड घट गई, सप्लाई उतनी ही है, तो सामान का प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सामान का प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब सामान का प्राइस कम हो गया, डिमांड डिक्रीज हो गई, तो इस स्थिति में मार्केट हमारा क्या हो गया, मार्केट अनस्टेबल है। क्या है, अनस्टेबल। ये कंडीशन मार्केट की अनस्टेबिलिटी शो करती है। आपको उदाहरण देता हूँ, एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती है, उसकी कास्ट मान लीजिए 4000 रुपये आती है। कितनी कास्ट आती है मैन्युफैक्चर करने की, 4000 आती है। इसकी कास्ट है, कास्ट का मतलब होता है जितना इसको बनाने में खर्च हुए पैसे। ये मार्केट में लॉन्च करती है मोबाइल को 5000 रुपये में, 5000 रुपये में मार्केट में लॉन्च करती है। दोस्तों ये मोबाइल कंपनी वाला डिफ्लेशन पीरियड में क्या कर सकता है, मोबाइल पीरियड वाला डिफ्लेशन पीरियड में 5000 से घटा के कहाँ तक ला सकता है, 4500, 4200, 4100, 4000, इतना ला सकता है। जिस समय वो 4000 में सेल आउट कर रहा होगा, उस समय उसको जिस कंडीशन को फेस करना होता है उसको बोलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस को क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। दोस्तों तो मैक्सिमम आप ब्रेक इवन पॉइंट तक जा सकते हो। यहाँ पे दुकानदार जो प्रोड्यूसर होगा, मैक्सिमम वो 4000 तक अपनी प्राइस गिरा सकता है, लेकिन आदमी के पास 4000 रुपये भी पैसे नहीं मोबाइल खरीदने के। दोस्तों अब ये डिफ्लेशन कंडीशन है ना, पीपुल्स हैव नो मनी या पीपुल्स हैव फ्यू मनी। अब इससे अधिक कम कास्ट हो जाएगा तो क्या होगा, मोबाइल कंपनी लॉस में जाने लगेगी। मोबाइल कंपनी लॉस में गई, इसी तरह जितने भी इंडस्ट्री है लॉस में जाएगी। दोस्तों और ये लॉस में जाना ही तो अनस्टेबल कंडीशन है। आप क्या करोगे, कंपनी क्या करेगी, स्टाफ को निकाल के बाहर फेंक देगी, अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा, गवर्नमेंट अनस्टेबल हो जाएगी, गवर्नमेंट अनस्टेबल हुई तो कंट्री अनस्टेबल हो जाएगी। दोस्तों ये पूरा खेल इकोनॉमिक्स का है। सोचिए कितना बड़ा रोल है इकोनॉमिक्स का आपके लाइफ में, आपके डेली रूटीन में। इस स्थिति को, इस कंडीशन को ही डिफ्लेशन कहते हैं, जहाँ पे आदमी के पास पैसा कम नहीं है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी बहुत तेजी से घटने लगते हैं। अब क्या करती है आरबीआई, कहती है आखिर ऐसा क्या करें कि जो आदमी उसके पास पैसा आ जाए। तो अब जो बैंक लोन देते हैं, क्या देते हैं, लोन, लोन पे भी इंटरेस्ट चार्ज करती है बैंक। तो पहले इंटरेस्ट रेट या इंटरेस्ट ऑन लोन, इसको हम लिख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है, घट जाता है। तो लोन को क्या करते हैं हम, पहले मान लीजिए 10% इंटरेस्ट देते थे, मतलब यदि 100 रुपए गवर्नमेंट आपको दे रही थी बैंक, तो आपसे 10 रुपए चार्ज कर रही थी, मतलब आप उसको 110 रुपए पे कर रहे थे। अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, भाई 10 रुपए ना लो, क्यों, जनता के पास पैसा नहीं है, 10 रुपए लेंगे तो कौन लोन नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, बैंक ज्यादा से लोन देती है, लोन देने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो मार्केट फिर से स्टेबल होंगे। कैसे, देखिए इस समय कोविड-19 का पीरियड है, आप लोग जानते हैं गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया है, इकोनॉमिक पैकेज 20,000 करोड़ का। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले ही लॉकडाउन 4.0 से पहले मोदी जी आए थे और इकोनॉमिक पैकेज की घोषणा करके गए थे। क्यों किया था उन्होंने, मार्केट में पैसा नहीं है किसी के पास इस समय, देखिए डिफ्लेशनरी कंडीशन है, आप समझिए इसको, आसानी से रिलेट कर सकते हैं। अब क्या करोगे आप, उस पैकेज से लोगों के पास पैसा आएगा, उसमें देखा है इंटरेस्ट रेट बहुत कम चार्ज है, आप 1 साल तक इंटरेस्ट दीजिए ही मत, लीजिए अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट है उससे दूर होइए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, सेल्फ स्टार्टअप करिए, सब कुछ करिए, लेकिन किसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट को दूर कीजिए, रिसेशन और डिफ्लेशन को दूर कीजिए। ये इसलिए है दोस्तों, यदि रेट न घटाएंगे
तो लोग पैसे लोन नहीं उठा पाएंगे दोस्तों। यदि 20,000 करोड़ होता और उस पर खूब दबा के इंटरेस्ट रेट चार्ज हो जाता तो क्या आप लेते पैसा? नहीं, वहां तो 1 साल इंटरेस्ट रेट नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है? आरबीआई क्या पॉलिसी फॉलो कर रही है? कह इंटरेस्ट रेट हम घटा देते हैं, ताकि पहले 100 रुपये पे 10 रुपये हम चार्ज कर रहे थे, अब 3 रुपये ही चार्ज करेंगे। तो अब जो बंदा जहाँ 110 पे कर रहा था, अब 103 ही पे करेगा अपना पूरा। समझ में आई दोस्तों बात? इस तरह से हम डिफ्लेशन को दूर करते हैं। फिर से एक बार रिकॉल करता हूँ, डिफ्लेशन में आदमी के पास पैसा कम होता है, आदमी के पास भी पैसा कम हुआ तो सामान खरीदना बंद कर देगा, सामान खरीदना बंद करेगा तो प्राइस ऑफ गुड्स एंड कमोडिटी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अब उस समय क्या करेगी आरबीआई? आरबीआई कहेगी लोगों को पैसा भेजो। लोगों को पैसा भेजने के लिए क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसके इंटरेस्ट को घटा देगी, इंटरेस्ट रेट ऑन लोन डिक्रीज कर जाएगा। अब इस पॉलिसी को जहाँ पे लोन पे इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, मतलब लोग थोड़े अच्छे महसूस करते हैं, इजी महसूस करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया इजी मनी पॉलिसी। आई होप सो कि आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे दोस्तों। दोस्तों आइए समझते हैं कि जो भी बैंक होती है, कमर्शियल बैंक आपकी, मैं उसको आगे बताऊंगा और अच्छे से, पर अभी इतना समझिए कि जो भी कमर्शियल बैंक होती हैं वो मेनली 2 फंक्शन करती हैं कॉमन पीपुल के लिए। पहला, वो क्या करती हैं? डिपोजिटर का काम करती हैं, पैसे डिपॉजिट करवाती है लोगों के, उनको सेफ्टी देती हैं, कुछ इंटरेस्ट चार्ज करवाती हैं। वो समझते हैं क्या? और दूसरा काम क्या होता है? लोगों को लोन प्रोवाइड करती हैं। लोगों को लोन प्रोवाइड करने से क्या होता है? यहाँ से बैंक से पैसा लोगों के पास जाता है, कुछ आगे काम में लगते हैं दोस्तों। जो डिपॉजिट पे इंटरेस्ट होता है वो कुछ कम होता है, और जो लोन पे इंटरेस्ट होता है कुछ ज्यादा होता है। मतलब यहाँ से इनको डिपॉजिट करवाने से 10 रुपए इनको दिए जाते हैं, तो यहाँ से इनको पैसे देने के 12 रुपए दिए जाते हैं। तो जो 2 रुपए का अंतर है वही बैंक को प्रॉफिट होता है दोस्तों। यही बिजनेस है बैंक का, ये इसका क्या है? लाइफ गोल्स बिजनेस है दोस्तों। डिपॉजिटर को कुछ कम पैसा देते हैं, मतलब 10 रुपए इंटरेस्ट यदि डिपॉजिटर को मिला तो ये लैंडर से 12 रुपए इंटरेस्ट ले लेंगे। जो 2 रुपए की कमाई है यही बैंक का क्या है? प्रॉफिट है दोस्तों। यही सिंपल बैंक का फंक्शन है। डिपॉजिटर से पैसे बैंक में आते हैं और लैंडर को पैसे दे दिए जाते हैं दोस्तों। समझ में आई बात? डिपॉजिटर से 2 तरह के अकाउंट मिलते हैं जनरली, करंट अकाउंट। कैसे अकाउंट? करंट अकाउंट को मैं स्टडी दे रहा हूँ, करंट अकाउंट। दूसरा सेविंग अकाउंट। डिपॉजिटर से कैसे मिलते हैं अकाउंट? करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोस्तों। इसको बोलाता है कासा। इसको शॉर्ट फॉर्म में आप क्या बोलेंगे? CAS, कासा। करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। देखिए सॉरी, ये जो कस्टमर होता है वो खुलवाता है अपना, ठीक है? ये कस्टमर जो होता है वो खुलवाता है अपना। जो लेंडर होते हैं वो खुलवाते हैं अपने, या ये डिपॉजिटर के भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप यदि पैसा जमा करने जाओगे आपको 2 तरह के पैसे जमा करने के फायदे मिलते हैं जो डिपॉजिट होते हैं। एक होती है टाइम डिपॉजिट, एक होती है टाइम डिपॉजिट। अकाउंट तो डिपॉजिटर के भी खुलते हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, लेकिन वो किस कंडीशन में होते हैं समस्या आप समझ आते हैं। मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ ये भी समझिएगा। टाइम डिपॉजिट मतलब, टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है पैसे आप कुछ समय के लिए फिक्स कर दिए। आप यदि पैसे कुछ समय के लिए फिक्स कर देते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है, आप इसको निकाल नहीं सकते जब तक कि फिक्स ड्यूरेशन नहीं मिलता है। यदि फिक्स ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले आप ब्रेक करते हैं तो आपको क्या होगा? उतने पैसे नहीं मिलेंगे। ये है टाइम डिपॉजिट। एक और डिपॉजिट होता है रिकरिंग डिपॉजिट। एक और होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये क्या हुआ दोस्तों? रिकरिंग डिपॉजिट। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है TDRD। क्या बोला जाता है? TDRD, टाइम डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। इसी तरह लेंडर के भी आप देख सकते हैं 2 मेन फंक्शन के थ्रू बैंक करवाती है। क्या काम करवाती है? देखिए आप,
इनसे करंट अकाउंट खुलवा लेती है, और एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में कासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कासा दोस्तों। अब होता क्या है, ये क्या है? टाइम डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। ये पैसा आ गया बैंक में, डिपॉजिट हो गया, ये पैसा आ गया बैंक में, और कासा के थ्रू होता क्या है? पैसा बाहर जाता है। करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के थ्रू पैसा बाहर जाता है। सेविंग अकाउंट पे हमको इंटरेस्ट मिलता नहीं, अक्सर वो पैसे बाहर निकलते रहते हैं। आपको मैं बताऊंगा सेविंग अकाउंट क्या है, करंट अकाउंट क्या है, कैश क्रेडिट क्या है, ये सारी बातें मैं जब कॉमर्शियल बैंक पढ़ाऊंगा तो अच्छे समझाऊंगा। पर मैं इसको क्यों समझा रहा हूँ अभी आप समझ जाएंगे। TDRD है और ये क्या है? कासा है। अब होता क्या है, यदि इनको मैं मिक्स कर दूं, दोनों को यदि एक साथ बोलूं, तो TDRD और कासा को मिला के बोला जाता है NDTL। क्या बोलाता है? NDTL। NDTL का फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में आपको पूछ चुका है, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। अब ये क्यों मैं इतना समझा रहा हूं, ये समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। ध्यान से कुछ बस 5 मिनट सुनिए आप। बैंक के पास मान लीजिए 1 लाख रुपए आते हैं, हमारा समझ लीजिए 1 लाख रुपए बैंक के पास आते हैं। इतना डिपॉजिट हो गया दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। क्या आपका यदि बैंक होगा तो आप 1 लाख के 1 लाख लोन प्रोवाइड कर दोगे? मुझे बताना आप, क्या आप 1 लाख के 1 लाख लोन प्रोवाइड कर दोगे? नहीं, आप कुछ कम लोन प्रोवाइड करोगे, 90,000, 80,000, 60,000। क्यों? क्योंकि जिन्होंने 1 लाख हमको दिया है, यदि उनको भी पैसा यदि चाहिए, यदि वो मांगने आ जाएंगे तो फिर उनको पैसा आप कहाँ से दोगे? या जो पैसा लेके गए हैं वो टाइम पे पैसा पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में बैंक का बिजनेस कैसे चल पाएगा दोस्तों? जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया है उनको भी तो हमको सिक्योरिटी देना है। मान लीजिए जिन्होंने पैसा लिए हैं, विजय माल्या घोषित हो गए, लेके पैसा भाग गए, तो दिन बैंक उनको कहाँ ढूंढेंगी? डिपॉजिटर को बैंक से विश्वास तो उड़ जाएगा दोस्तों। इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बैंक रैप्चर हो जाना। बैंक का फंक्शन यदि नहीं हो पा रहा सही से, तो बैंक टूट गया, रैप्चर हो गया दोस्तों। इसका मतलब आपके पास यानी बैंक के पास जितना पैसा आता है, पूरे को पूरे पैसे को आप लेंडर को लोन प्रोवाइड नहीं कर सकते। RBI ने गाइडलाइन जारी कर रखी है कि जितना भी पैसा बैंक के पास है उसका कुछ हिस्सा उसको बचा के रखना होता है, कुछ हिस्सा उसको बचा के रखना होता है, जिसे रिजर्व करते हैं। ध्यान से, फिर बैंक के पास जितना पैसा आता है पूरे के पूरे पैसे को वो लोन में नहीं दे सकती। क्या करती है? बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट के कुछ हिस्से को उसको रिजर्व में रखना होता है दोस्तों। RBI ने कहा कि रिजर्व 2 तरीके के होंगे। एक ऐसा रिजर्व होगा जो मेरे पास रहेगा, एक ऐसा रिजर्व होगा जो मेरे पास होगा। उसको नाम दिया गया कैश रिजर्व रेशियो। एक ऐसा रिजर्व जो RBI के पास होगा, कमर्शियल बैंक RBI को उतना पैसा पहुंचा देंगी, उनका नाम होगा कैश रिजर्व रेशियो। और बैंक ने कहा, RBI ने कहा कि बैंक जी आप भी एक काम करिए, आप भी एक रिजर्व बनाइए जिसका नाम होगा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या नाम होगा? SLR। फिर से, बैंक के पास जितने डिपॉजिट आते हैं या नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी जितनी बैंक के पास होती है, आप समझ आई? नेट डिमांड, इसलिए मैंने नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी बताई है। नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी जितनी भी बैंक के पास होती है उसका कुछ हिस्सा, उसका कुछ प्रपोर्शन, उसका कुछ रेशियो में हमें रिजर्व रखना है। वो रिजर्व 2 तरीके की होगी, एक RBI के साथ रिजर्व बनेगा और एक अपने पास खुद बैंक रिजर्व बना के रखेगी। जो RBI को रिजर्व देगी वो कैश रिजर्व रेशियो कहलाएगा, और जो अपने पास बैंक रखेगी वो वैधानिक अनुपात
होगा। वैधानिक अनुपात का मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात हिंदी में बोलते हैं, उसको आप SLR बोलते हो। अब आइए समझते हैं CRR कैश रिजर्व रेशियो और SLR क्या है। अब मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी कि नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा जो RBI के पास रिजर्व रखा जाता है उसको CRR, और कुछ हिस्सा जो बैंक अपने पास रखती है उसको SLR कहते हैं। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब समझिए CRR और SLR क्लियर कट होता क्या है। दोस्तों मैंने आपको CRR और SLR के बेसिक कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश की है। दोस्तों आप इसको जाइए रिवाइज करिए, इस फॉर्मेट को पूरा देखिए, एक बार खुद से पढ़िए CRR क्या होता है, SLR क्या होता है। अब नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। मैंने बता दिया ना कि NDTL का कुछ हिस्सा CRR होता है जो RBI के पास रखा जाता है, और NDTL का कुछ हिस्सा SLR होता है जो बैंक खुद अपने पास रखती है। अब CRR SLR की जो कह सकते हैं आप टेक्निकल पॉइंट है वो हम लोग अगली कक्षा में आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं दोस्तों, आप अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिए। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी कक्षाएं अच्छी लग रही होंगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।